अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा लो। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 5 एनर्जेटिक्स। आज लेक्चर नंबर 6 है, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ओवरव्यू 6, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 73 आज हम डिस्कस करने लगे हैं। याद रहे कि इस वीडियो में वर्डिंग्स सेम टू सेम बुक वाली हैं, सेम टू सेम आपकी टेक्स्ट बुक में फॉलो कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक पर हेडिंग्स खुद लगा लें। एंड नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि सर आप जो वीडियो में नोट्स इस्तेमाल कर रहे हैं आप वही वाले दे दें, तो जनाब इन्हें मैं कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, तो आपने डिस्क्रिप्शन से जो है वो नोट्स ले लेना है। तो रिमेंबर दैट, ये मेरी खुद की तख्लीक नहीं, मैं आपको किताब आपकी क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वर्डिंग्स बिल्कुल किताब वाली हैं। नहीं यकीन आता तो किताब खोल कर सामने रखें, पेज नंबर 73 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ले जी, टॉपिक चल रहा है हमारा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आज हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है। अब इस थर्ड पार्ट में एक नई चीज़ डिस्कस की गई है और वो ये है कि आखिरकार क्यों जो रिएक्शंस हैं वो एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक क्यों होते हैं। आखिरकार रिएक्शंस जब कंप्लीट हो जाते हैं तो एंड पर या तो हरारत पता लगता है कि जज्ब हुई है, या पता लगता है कि हरारत यानी कि हीट जो है वो खारिज हुई है। वाई? सो वाई केमिकल रिएक्शंस आर एक्सो एंड एंडोथर्मिक, यू कैन पुट हेडिंग इन योर बुक। तो जनाब लेट अस नाउ एग्जामिन द रीज़न। हमें रीज़न पता करनी है कि वाई केमिकल रिएक्शंस आर इधर एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। एक्सो से मुराद के आखिर पर हीट क्यों खारिज होती है, या एंडो से मुराद के क्यों हमें लगता है कि अंदर हीट एब्जॉर्ब हुई है, वाई। तो लेट्स सी। पॉइंट 1, केमिकल रिएक्शन मेनली इन्वॉल्व्स द प्रोसेसेस विच इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो बेटा, मैं पिछले चैप्टर में भी कह रहा था कि जब दो चीज़ों ने आपस में रिएक्ट करके कोई नई चीज़ बनानी है, जब रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो रिएक्टेंट्स के पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे तो प्रोडक्ट्स के नए बॉन्ड्स बनेंगे। तो ये पिछली वीडियोस में भी मैं बार बार पिछले चैप्टर्स में कहता रहा कि पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे। अब मेरा बेटा, अगर बॉन्ड्स तोड़ने हैं तो मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और अगर नए बॉन्ड्स बनाने हैं तो बनते हुए बॉन्ड्स एनर्जी खारिज करते हैं। जैसे ये चैप्टर शुरू हुआ था मैं बार बार आपको ये बता रहा था कि जब बॉन्ड्स टूटते हैं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके टूटते हैं, और जब नए बॉन्ड्स बनते हैं तो वो हीट एनर्जी खारिज करते हैं। तो इन द फॉलोइंग रिएक्शन, अब हम एक रिएक्शन की स्टडी करने लगे हैं, एक रिएक्शन को बतौर एग्जाम्पल डिस्कस करने लगे हैं कि केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे जनाब किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? वाटर। तो जो एग्जाम्पल है ये आपके सामने है, केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल ज़रा देखें। एग्जाम्पल में हम कर रहे हैं कि हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन गिव्स पानी, ठीक है जी। तो 2 अदद हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, वो जमा हो रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं 1 अदद ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, या 1 मोल कह लो, और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर मैं इस असूल को मद्देनज़र रखूं कि पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे, तो आइए फिर 2 अदद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं। बेटा, एक H2 2 अदद हाइड्रोजन एटमों से बना है, H2 2 हाइड्रोजन एटमों से बना है। तो बेटा H2 2 हाइड्रोजन एटम, तो 2 अदद H2 4 हाइड्रोजन एटम्स में टूटेगा। तो पहला स्टेप हमें मॉलिक्यूल्स को तोड़ना है, हमें मॉलिक्यूल्स को एटम्स की हालत में लेकर जाना है। तो आ जाए भाई, नेक्स्ट देखते हैं। तो O2 जो था वो 2 अदद ऑक्सीजन एटम्स में टूटा है। अब मेरा बच्चा, हमें पता है कि ये अब पुराने बॉन्ड्स टूट गए हैं, हमें पता लग गया कि जनाब पुराने बॉन्ड्स टूट गए। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एटमों की हालत में चला गया है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी एटमों की हालत में चला गया। अब ये एटम्स आपस में जुड़कर तो पानी बनाएंगे। तो ये देखो ज़रा इक्वेशन को, 4 अदद हाइड्रोजन के एटम 2 अदद ऑक्सीजन के एटमों से जुड़कर 2 अदद पानी के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पानी के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर शो करूँ तो ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना है, वो ऑक्सीजन ने 2 अदद बॉन्ड बनाए हैं, एक बॉन्ड खब्बे पासे वाले हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड सज्जे पासे वाले हाइड्रोजन के साथ बनाया है इसने। तो दोबारा सुन लेते हैं, पहला स्टेप क्या था? 2H2 को तोड़ना है। ये था जी पहला स्टेप कि 2H2 को तोड़ना है 4 अदद हाइड्रोजन एटमों में। दूसरा स्टेप था O2 को तोड़ दो जी 2 अदद हाइड्रोजन एटमों में। उसके बाद अगला स्टेप था जी 4 अदद हाइड्रोजन एटमों को 2 अदद ऑक्सीजन के एटमों के साथ मिला दो और 2 अदद पानी के मॉलिक्यूल बना दो, और एक पानी के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन, एक बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरा बॉन्ड दूसरे हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। याद रखें,
एक पानी के मॉलिक्यूल में दो अदद OH बॉन्ड्स हैं, मतलब OH बॉन्ड OH बॉन्ड, एक सज्जे पासे वाला OH बॉन्ड, एक खब्बे पासे वाला OH बॉन्ड। ठीक हो गया। अब आ जाएं ज़रा एनर्जियों की बात करते हैं। मेरा पुत्र, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए हीट एब्जॉर्ब हुई होगी, क्योंकि जब जब मॉलिक्यूल अपने पुराने बॉन्ड तोड़ता है वो हीट एब्जॉर्ब करता है। हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो टूटेगा। तो पहला पॉइंट है जी, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि H2 और O2 का टूटना इस चीज़ की अलामत है कि उन्होंने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो वो टूटे हैं। तो हाइड्रोजन H2 और O2 का टूटना एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जबकि पानी के अंदर एक मॉलिक्यूल में दो अदद OH बॉन्ड्स हैं, तो बेटा जब जब HO से मिलेगा बॉन्ड नया बनेगा, तो मेरा पुत्र जब बॉन्ड बनता है तो हीट खारिज होती है, हीट खारिज होती है। तो मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन OH इवॉल्व एनर्जी। तवज्जो है भाई। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एटमों में टूटे तो उन्होंने हीट एब्जॉर्ब की होगी, और जब पानी के अंदर OH बॉन्ड्स बने उन्होंने हीट खारिज की होगी। अच्छा, अब एक OH बॉन्ड बनता है तो एक खारिज होती है हीट। तो पानी के अंदर तो दो दो OH हैं, जब दो दो OH हैं तो दोनों OH बॉन्ड्स बनते हुए डबल हीट एनर्जी खारिज होगी। अब मेरा बेटा, इन दिस रिएक्शन वीकर बॉन्ड्स आर ब्रोकन। अब याद रखो H2 का बॉन्ड थोड़ा वीक है आपस में, दोनों H आपस में थोड़ा वीक बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो जब ये टूटे होंगे तो इन्होंने थोड़ी सी एनर्जी ली होनी है, समझ में लगी, थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब की होनी तो टूट गया होना। हैंस वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द सिस्टम। तो H2 ने लेस एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने आप को तोड़ लिया। लेकिन बेटा पानी के मॉलिक्यूल्स में जब OH बॉन्ड बनता है तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है मेरा बेटा, OH का बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो दूसरा पॉइंट है, वाइल द बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड इन वाटर मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल में जो OH बॉन्ड्स हैं वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग हैं, लिहाजा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते वक्त उन्होंने ग्रेटर एनर्जी इवॉल्व की होगी, उन्होंने हीट एनर्जी ज़्यादा निकाली होगी। अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि एटम्स यानी मॉलिक्यूल को टूटते वक्त थोड़ी सी एनर्जी चाहिए थी, लेकिन जब नए मॉलिक्यूल बन रहे थे तो उन्होंने ज़्यादा एनर्जी खारिज कर दी थी। तो अंधे को भी पता लग रहा है अगर कम एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है और ज़्यादा खारिज हुई है, तो अगर मैं कम एनर्जी को अंदर से माइनस भी कर दूं तो मेरा बेटा रिएक्शन ओवरऑल एक्सोथर्मिक होगा, मतलब कि अमाउंट खारिज हुई, क्योंकि खारिज होने वाली हीट ज़्यादा अमाउंट में थी। समझ रहे हो ना। देखो, अगर कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हाइड्रोजन को एटमों में टूटने के लिए, लेकिन एटमों को पानी में जुड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी वो खारिज करते हैं, तो फिर बेटा ज़्यादा में से कम निकल गई, तब भी हमारे पास बचेंगे पैसे। और पैसे कह रहा हूँ, हमारे पास हीट बचेगी। जब हीट बचेगी तो पता लगेगा ओवरऑल रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। कहता है हैंस एनर्जी विच इज इवॉल्व, जो एनर्जी खारिज हुई है चूंकि वो ज़्यादा अमाउंट में होगी दैन द एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब, कि वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई थी वो कम थी और जो एनर्जी खारिज हुई वो ज़्यादा थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। तो दिस इज ओवरऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब मेरा बेटा, आपकी किताब में बॉक्स के अंदर कुछ बॉन्ड की इंफॉर्मेशन दी गई है। अब वो इंफॉर्मेशन क्या है तो सुनो ज़रा। जब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल H2 एक मॉलिक्यूल दो एटमों में टूटता है, 435 किलो जॉल पर मोल एब्जॉर्ब होती है हीट, इतनी हीट एब्जॉर्ब होती है 435। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का टूटना एंडोथर्मिक है। अब दूसरी तरफ आ जाओ, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल का दो एटमों में टूटना, ये टूटते वक्त 498 किलो जॉल पर मोल हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो टूटते हैं, तो ये भी एंडोथर्मिक हो गया। अब बेटा, मैं एक जगह ट्यूशन पढ़ा रहा था, वो उन्होंने पहले दिन मुझे फीस नहीं दी, दूसरे दिन नहीं दी, तीसरे दिन नहीं दी। मैंने भी नहीं पढ़ाया वहाँ पे, ना पहले दिन पढ़ाया ना दूसरे दिन। चाय पीता था, कुछ खाने पीने को देते थे, खा पी के उड़ जाता था। एंड पे वो उसके अब्बू आ गए, अम्मी आ गए, कहते हैं सर आप बच्चे को पढ़ा नहीं रहे, आप आते हैं चाय पीते हैं चले जाते हैं। तो मैंने उन्हें कहा भाईजान टोकन पाओगे तो मशीन चलेगी, दूर से लफ्ज़ मेरे अंदर एनर्जी पाओगे तो मैं अपना रिएक्शन शुरू करूँगा। तो जनाब, हाइड्रोजन को टूटने के लिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को टूटने की जो फीस है वो 435 किलो जॉल पर मोल है। यानी हीट होएगी तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल टूटेगा अपने दो एटम से। इसी तरह ऑक्सीजन की फीस 498 किलो जॉल पर मोल है, उसने टूटना है। तो बेटा, मैं तो ज्ञान बांट रहा था, मैं तो इल्म बांट रहा था, तो मैंने तो अपना इल्म तोड़कर उसको देना था। लेकिन बच्चे का तो नए मॉलिक्यूल्स बन रहे थे ना, बच्चा मुझसे कुछ सीख रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन बेचारों ने एनर्जी खर्च की, यानी कि जब बॉन्ड नए बनते हैं तो एनर्जी निकलती है भाईजान, एनर्जी निकालनी पड़ती है। तो बेहतर जी, थर्ड स्टेप में जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो रिमेंबर दैट 484 किलो जॉल पर मोल
खारिज होती है बेटा, एनर्जी खारिज होती है। अब मेरा बेटा ऊपर इक्वेशन में H2 अकेला नहीं था, 2H2 था, तो 2 अदद हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल थे। तो याद रखो आगे मैं 435 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, समझ रहे हो? जो H2 को एक को टूटने के लिए 435 लग रहा है, तो 2 मॉलिक्यूलों को टूटने के लिए 435 मल्टीप्लाई बाय 2 एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी। और इसी तरह पुत्र पानी के अंदर एक OH बॉन्ड तो नहीं है ना, पानी में 2 अदद OH बॉन्ड बने हैं। तो बेटा जी एक OH बॉन्ड जब बनेगा तो 484 किलो जाउल पर मोल हीट खारिज होनी है। चूंकि एक पानी के मॉलिक्यूल में 2 OH बॉन्ड्स हैं, तो इसको भी मैं 484 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। तो मेरा बेटा अगर एक मॉलिक्यूल पानी का बने तो कितनी एनर्जी खारिज होगी? 484 मल्टीप्लाई बाय 2 होगी। और अगर 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो फिर 2 मॉलिक्यूलों में तो 4 अदद OH बॉन्ड्स बनेंगे, तो मैं 484 को मल्टीप्लाई बाय 4 करके निकालूंगा। तो ये आगे कंफ्यूज ना हो जाना। चूंकि H2 की फीस 435 है, तो 2 अदद H2 हैं, तो 435 मल्टीप्लाई बाय 2 चलेगा। और चूंकि एक पानी के मॉलिक्यूल में 2 अदद OH हैं, तो एक OH बनने पर 484 वो खारिज होते हैं, तो 2 अदद OH बनने पर 484 मल्टीप्लाई बाय 2 खारिज होंगे, और 2 मॉलिक्यूलों पर 484 मल्टीप्लाई बाय 4 एनर्जी खारिज होगी। तो ये एक्सोथर्मिक होगा। अब देखा वही चीज जो मैं आपको कह रहा था। तो मेरा बेटा एक H2 जब टूटता है तो 435 किलो जाउल। तो मेरा बेटा इस इक्वेशन में 2 अदद H2 जब टूटेंगे 4 अदद एटमों में, तो ऊपर कितना था? 435 मल्टीप्लाई बाय 2, 870 किलो जाउल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है, वो 498 ही रहेगा। अब मेरा बेटा अगर मैं एटम्स मॉलिक्यूल्स के टूटने की एटमों में कन्वर्ट होने की फीस का टोटल करूं, तो 870 किलो जाउल एक एब्जॉर्ब होगा, 498 किलो जाउल एक एब्जॉर्ब होगा, और टोटल एनर्जी होगी 1368 किलो जाउल एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब अगर मैं इसको एक इक्वेशन में ले आऊं, तो एक इक्वेशन में मैं कहूंगा कि जनाब 2 अदद हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जमा 1 अदद ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तोड़ने के लिए 4 एटम हाइड्रोजन के आज़ाद कराने के लिए और 2 ऑक्सीजन के एटम्स आज़ाद कराने के लिए टोटल 1368 किलो जाउल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। तो ये था एंडोथर्मिक रिएक्शन का खुलासा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड की समरी आपके सामने है कि इट मीन्स 1368 किलो जाउल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है जब 2 अदद हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स या मोल्स कह लो और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जब वो टूटे हैं अपने एटमों में कन्वर्ट हुए हैं। मेरी बात फॉलो करके बेटा। अब आप आ जाओ टोटल एनर्जी इवॉल्व का क्या बना। टोटल एनर्जी इवॉल्व, अब बेटा मैं ज़रा दोबारा चला जाऊं। 1 अदद OH, ये देखो मेरा पुत्र, यहाँ जो लिखा हुआ था, 1 OH जब 1 O से H बॉन्ड बनता है तो 484 खारिज होता है। एक मॉलिक्यूल में ये 2 अदद OH होते हैं, तो 484 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पुत्र जो इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 2 अदद पानी के मॉलिक्यूल बने, तो मतलब 4 अदद OH बॉन्ड्स हैं। तो 4 अदद OH बॉन्ड्स को मैं 484 मल्टीप्लाई बाय 4 जब करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1936 किलो जाउल्स। कितना मेरा बच्चा? 1936 किलो जाउल एनर्जी खारिज हुई है। अब मेरा बेटा अगर मैं एब्जॉर्प्शन की कीमत देखूं तो 1368 है, 1368 एब्जॉर्ब हुआ है। खारिज कितना हुआ जी? खारिज वाली की वैल्यू ज़्यादा है 1936। आइए फिर इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। अच्छा, ये पानी के मॉलिक्यूल की डिटेल थी कि दिस इज द एनर्जी इवॉल्व्ड व्हेन 2 मोल्स ऑफ वाटर, मतलब 2 अदद हमने पानी के मॉलिक्यूल बनाए हैं जिसके अंदर 4 हाइड्रोजन एटमों ने 2 ऑक्सीजन एटमों से बॉन्ड बनाए हैं। और इस तरीके से वो बता रहा है कि 4 कितना था भाई, एक तो मैं भूल जाना, मेरा चेता ही नहीं रहता। एक मिनट जी, यहाँ 484 मल्टीप्लाई बाय 4 करके हमने आंसर निकाला जी 1936। ठीक है जी, 1936। तो जनाब ये टोटल था, जबकि एक पानी के मॉलिक्यूल में 968, अब 968 2 मॉलिक्यूल है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो आंसर क्या निकलेगा? 1936 किलो जाउल ऑफ एनर्जी जो है वो खारिज हुई है। अब अगर मेरा पुत्र ये देखो, अब अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन देखूं, अगर मेरा बेटा मैं 1936 जो कि खारिज हुई है तो 1936 के पीछे माइनस लगाऊंगा, क्योंकि जब जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है माइनस लगाते हैं, और जब जब वो एंडो होता है तो हम प्लस लगाते हैं। तो -1936 जमा 1368, तो पुत्र जी मुबारक हुए, हमें पता लग गया है कि अंदर एंथैल्पी चेंज क्या आई है। तो पता लग गया जनाब -568 किलो जाउल का डिफरेंस है। मतलब एब्जॉर्ब होने वाली जो एनर्जी थी वो खारिज होने वाली एनर्जी से कटा कर भी 568 किलो जाउल ऑफ एनर्जी बच गई है जो खारिज हुई है। ये इतनी तो खारिज होनी है, समझ में लग गई? तो पुत्र जी -568 किलो जाउल
ये निकला ही निकला है। तो मेरा पुत्र अगर 2 पानी के मॉलिक्यूल बनाने के लिए -568 किलो जॉल है, तो मेरा पुत्र अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो पता लगेगा 1 मोल बनाने के लिए 568 डिवाइडेड बाय 2 अगर मैं कर दूं तो पता लगेगा कि जनाब एक पानी का मॉलिक्यूल बनाने वास्ते -284 किलो जॉल पर मोल एनर्जी खारिज होगी। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल था जिसमें हमने डेल्टा एच निकालनी सीखी। डेल्टा एच निकालना बहुत आसान है, एंथैल्पी चेंज निकालना बहुत आसान है। आपने रिएक्टेंट्स में ये बात नोट करनी है कि भाईजान पुराने बॉन्ड्स टूटने के लिए कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने देखना है कि नए बॉन्ड्स बनाने पर कितनी एनर्जी खारिज हो रही है। और उसके बाद मेरा बेटा आपने एक छोटा सा फार्मूला चलाना है और वो फार्मूला ये होगा कि आपने देखना है कि जितनी खारिज हो रही है उसमें से एब्जॉर्ब होने वाली माइनस करके जो आंसर निकलेगा वो आंसर एंथैल्पी चेंज होगा, वो आंसर डेल्टा एच होगा। ठीक है मेरा बेटा। तो मेरा बच्चा इस लेक्चर में आज के इतना ही था। तो ये एंड पर कंपैरिजन विद एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर हम करें तो ये था। तो मेरा बच्चा आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि एंथैल्पी चेंज कैसे निकालते हैं, गॉट इट। और अगले लेक्चर में आगे इसका एक न्यूमेरिकल उन्होंने दिया हुआ है कि एक सैम्पल प्रॉब्लम आप खुद करें, आप एंथैल्पी चेंज निकालें इसकी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो कि अगले लेक्चर में जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है मेरा पुत्र। तो मेरा बेटा बने रहिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा समझ आ गया होगा। तो ना अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसमें पूछ लिया करो, मुझे आप आराम से मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंशाल्लाह उसी वक्त जो है वो हिंदी में तुरंत कहते हैं, आपको तुरंत मैसेज कर रिप्लाई आएगा। लो मेरा बेटा मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जिसमें इसका पार्ट नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे और उसके अंदर सैम्पल प्रॉब्लम करेंगे और साथ एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो भी करेंगे। ठीक है जी। इसके साथ ही अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।